अच्छा, हम पढ़ने जा रहे हैं मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हम वर्ल्ड मैप हमने स्टार्ट किया। वर्ल्ड मैप में से भी हमने क्या किया, नॉर्थ अमेरिका के मैप से हमने स्टार्ट लिया। सो नॉर्थ अमेरिका के मैप को अगर आप और से देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो, ठीक है, ये क्या है हमारे पास। पहली बात तो समझे कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका ही है, ठीक है। और ये अमेरिका है हमारा, यूएसए, ठीक है, सुपर पावर। यूएसए के साथ क्या है, इसके ऊपर की साइड पे कनाडा है, ठीक है। और इसके नीचे क्या है, मैक्सिको है। यूएसए, फिर कनाडा, मैक्सिको। यूएसए और कनाडा के दरमियान ये जो एक लाइन है, ठीक है, बॉर्डर लाइन, इसे कहते हैं 49th पैरेलल, ठीक है। ये बॉर्डर है इनके दरमियान, कनाडा और यूएसए के दरमियान, इसे कहते हैं 49 पैरेलल। उसके बाद जी हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ से। पहले हम इसको समझ लेते हैं। बल्कि देखिए, ये जो अलास्का है, कनाडा के साथ है अलास्का, लेकिन ये यूएसए का पार्ट है, ठीक है। यूएसए की एक स्टेट है अलास्का। सो इसको जो है ना वो ये अलास्का है, ठीक है। और इसको रशिया से खरीद लिया था यूएसए ने, ठीक है, अलास्का को। और उसके बाद हम बात करते हैं, ये क्या है, मैक्सिको, ठीक है, ये मैक्सिको है। और मैक्सिको के बाद अगर हम ये इतनी थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे मुल्कों की बात करते हैं ना, इसको हम सेंट्रल अमेरिका भी कहते हैं। तो इसमें काफी ज्यादा कंट्रीज हैं, इनका भी देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके बाद यहीं यहीं पे क्या है, रिंग ऑफ फायर भी है, जहाँ पे बहुत ज्यादा जलजले आते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब देखें कि ये जो है ना, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका का मैप हमारे सामने है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, कहाँ से, कि किस तरीके से ना एक एक वक्त था, ठीक है, अभी से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 500 साल पुरानी बात है, ठीक है, 500-600 साल पुरानी बात है, कि ऐसा हुआ था, ठीक है, कि दुनिया में किसी को पता भी नहीं था कि अमेरिका भी है, इवन नॉर्थ अमेरिका भी और साउथ अमेरिका भी। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो है ना, कोलंबस, ठीक है, एक नाम सुना होगा आपने, कोलंबस। तो दुनिया को बिल्कुल नहीं पता होता कि इवन किस कुछ कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी किसी बुक्स में ऐसे ऐसे कुछ जगह की बात की है कि हाँ जी, बेजमीन की एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसे लोग रहते हैं, ये है वो है। लेकिन वो भी हम इतने यकीन से नहीं कह सकते कि भाई वो इसी अमेरिका के बारे में कहा था कि नहीं कहा था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं 10,000 साल पहले से, ठीक है। 10,000 साल पहले क्या होता है, हमारी जमीन के ऊपर एक आइस आ जाती है। और ये जो लोग थे ना, ठीक है, यहाँ साइबेरिया से, ठीक है, ये मूव करते हैं किस तरफ, ये साइबेरिया से मूव करते हैं, ठीक है, अलास्का की तरफ। ये क्यों मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि बर्फ थी ना हर जगह पे। तो यहाँ पे ये जो समंदर था, ये साइबेरिया ना रशिया का पार्ट है, इस तरफ ना एशिया है और ये रशिया का पार्ट है। और इस तरफ ये जापान है, ठीक है, ये सारा ये वाले एरियाज हैं। और इस तरफ ये क्या है, अमेरिका है, ठीक है। और यहाँ पे दरमियान में क्या होता है, एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे थोड़ी सी, मतलब समझे कि पानी रह जाता है। तो यानी इस तरफ भी खुश्क है, इस तरफ भी खुश्क है, दरमियान से थोड़ा सा एरिया है जहाँ जहाँ पे पानी रह जाता है। तो ये जो एरिया होता है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसको वैसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, कि रशिया और अमेरिका भी कह सकते हैं इसको। अलास्का और साइबेरिया के दरमियान जो है ना, ठीक है, एक जगह है, जो जो स्ट्रेट है, इसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट बेसिकली क्या होती है कि दोनों साइड पे खुश्की हो, दरमियान में पानी हो, तो उसको स्ट्रेट कह देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे नहर ऐसी होती है, लेकिन नहर मैन मेड होती है, और स्ट्रेट जो होती है ना, वो नेचुरल होती है। अब क्या हुआ था बहुत पुराने जमाने में, कि साइबेरिया से कुछ लोग आते हैं, ठीक है, और वो आके कहाँ जाते हैं, ठीक है, अलास्का आ जाते हैं। और उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बर्फ की तय जमी होती है, तो क्या होती है, यानी कि यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता कि भाई इसके नीचे तो पानी है और कभी ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही आइस एज खत्म होती है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे पानी दोबारा से आ जाता है। और ये इस दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। जब इन दोनों दुनियाओं का कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है, दरमियान से, तो अब क्या होता है, ठीक है, जब ये कनेक्शन टूट जाता है तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि ये लोग इधर रह जाते हैं और ये लोग इस तरफ रह जाते हैं, ठीक है, ये सारे लोग इस तरफ रह जाते हैं और ये लोग इधर रह जाते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है, यानी कि यहाँ पे जो लोग इस साइड पे रह गए थे, ठीक है, वो उनका तो इस दुनिया से कनेक्शन टूट गया। तो अब क्या होता है कि बहुत जनरेशन्स के बाद, ऑब्वियसली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बातें मुंतकिल होती जाती हैं कि भाई हाँ, कभी ऐसा था कि उस तरफ भी लोग रहते थे, और फिर ये खत्म हो जाता है, ठीक है, एट द एंड। और फिर नई जनरेशन ऐसी होती है जो इन कहानियों पे यकीन भी नहीं रखती। और यूं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का कनेक्शन बाकी दुनिया से टूट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहानी कहाँ से शुरू होती है,
फिर कहानी शुरू होती है जी इधर यूरोप से, ठीक है। यूरोप में उस टाइम पे क्या चल रहा था, उस टाइम पे एक समझे कि स्पेन पे मुसलमानों की हुकूमत थी, ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट्स ऐसे थे, ठीक है, जिनके ऊपर क्या था, मुसलमानों का कब्जा था, ठीक है। और यहाँ पे ना यूरोपियंस क्या कर रहे थे, वो डिफरेंट रूट्स डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो दूसरी साइड पे उनको पता था कि भाई हमें जो है ना वो क्या करना है, ठीक है। इवन उन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था, ठीक है। इंडिया से जो है ना वो स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह, ठीक है, काफी मशहूर थे इंडिया के। तो वो अभी भी हम देखें ना तो इंडिया बहुत ज्यादा, इंडिया पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान में, ठीक है, मसाले वगैरह एक्सपोर्ट करता है, तो पूरी दुनिया में मशहूर है ये। तो वो क्या करते हैं, इंडिया का रूट भी दरियाफ्त करते हैं, ठीक है। इंडिया का रूट जो है ना वो दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं कि हमें ना इंडिया जाना है, तो हमने इंडिया का रूट दरियाफ्त करना है। इसके लिए जो है ना एक बंदा होता है, उसका नाम क्या होता है, कोलंबस, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। यही स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ तो। अच्छा, वही मैंने बताई जैसे कि, ठीक है, 10,000 साल पहले आइस एज थी, फिर आइस एज खत्म हो जाती है, साइबेरिया के लोग नॉर्थ अमेरिका आ जाते हैं और उसके बाद वो वहीं पे रहते हैं, ठीक है। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, ठीक है, वो क्या था, एक ट्रेवलर था जो कि क्या था, इटालियन था, ठीक है, इटली का था। मैं आपको हम फिर दोबारा देखेंगे, अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि साइबेरिया किस तरीके से अलग होता है, ठीक है, और फिर ये अमेरिका को कैसे डिस्कवर करते हैं। अब क्या होता है, ठीक है, कि जो होता है ना क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, वो ट्रेवलर होता है। और वो क्या होता है, ठीक है, इटालियन होता है, इटली का होता है। जब ये इटली का होता है और ये कहता है कि, ये ना कहता है कि मुझे ना इंडिया का रास्ता पता है, ठीक है, इटालियन गवर्नमेंट के पास जाता है। अच्छा, वो बहुत पाए का भी जहाजरान नहीं होता ये, ठीक है। ये कहता है कि मुझे ना जो है वो इंडिया का रास्ता पता है, मुझे मेरी हेल्प करो। मुझे एक तो उसको सोने की बड़ी लालच होती है, गोल्ड जो है ना उसकी बहुत लालच होती है इसको। उसको कहता है मुझे कुछ गोल्ड दो, और वहां पे ना, मतलब इंडिया में तो बहुत सोना भी है, तो वहां पे तो बहुत सोना ला के मैं इटालियन हुकूमत को दूंगा, ठीक है। इटालियन हुकूमत इसकी बातों में नहीं आती, तो इसकी कोई हेल्प नहीं करती, ठीक है। लेकिन स्पेन जो है ना, स्पेन की हुकूमत की बातों में आ जाती है, और स्पेन का जो किंग होता है ना, फर्डिनेंड और क्वीन इसाबेला होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं कि इसको जो है ना वो शिप्स भी दे देते हैं और गोल्ड भी दे देते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई हाँ हमें इंडिया का रूट मिले, ठीक है। इंडिया को डिस्कवर करने की बात हो रही है कि हमें सी रूट मिले इंडिया जाने का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो कोलंबस क्या करता है, वो सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कोलंबस ने डिस्कवर नहीं किया था सी रूट, बल्कि ये वास्को डी गामा ने किया था बाद में। लेकिन अभी कोलंबस जो है ना वो अमेरिका का सी रूट जो है ना वो दरियाफ्त करेगा। वो ना जाता है, ठीक है, कोलंबस यहाँ पे। अब ना जाता है कोलंबस, मैं फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है, मैप दिखाती हूँ एक बार, ठीक है। अच्छा, कोलंबस जो है ना, ठीक है, वो क्या करता है, ये देखें, ये फ्रांस है, ये इटली है, ठीक है, ये सॉरी, ये पुर्तगाल है, स्पेन है, ठीक है, फ्रांस और इटली है। अब इटालियन, ठीक है, इटालियन गवर्नमेंट इसकी हेल्प नहीं करती, तो स्पेन इसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर से जाएगा, ऐसे ऐसे सीधा जाता जाएगा, ठीक है। और इसने, ठीक है, ऐसे सीधा जाता जाना है। अब होता क्या है कि ये इसको 3 जहाज मिलते हैं, इसको सोना मिलता है, इसको सब कुछ, इसको पूरी सपोर्ट मिलती है स्पेन गवर्नमेंट की, ठीक है। और ये चला जाता है कि इंडिया का रूट तैयार करने के लिए। अब ये ना क्या जाता है कि सिर्फ 1 महीने का सफर है, और 1 महीने लोग इकट्ठे करता है अपने साथ जो जाते हैं। 1 महीने का खाना शाना सब कुछ जहाजों में रखते हैं ये लोग और चले जाते हैं। 1 महीना गुजर जाता है जी, किसी जमीन का कोई हिस्सा सामने नहीं आता। इवन उसके बाद दूसरा महीना गुजर जाता है, ठीक है। और अब जो है ना वो सारे कहते हैं कि इसने तो हमें मरवा दिया, अब हम इसको मार देते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि नहीं नहीं, करीब ही है, बस मुझे पता है उसका, ठीक है, करीब ही है, मेरी बात का यकीन करो, ठीक है। और इवन जो थर्ड थर्ड मंथ जब होता है ना, ठीक है, तो एक दिन तो पक्का प्लान होता है कि बस अब हम इसको जो है ना वो जहाज से नीचे फेंक देंगे, क्योंकि इसने क्या किया हमें जो है ना, मतलब कि हम सबकी जिंदगियां खतरे में डाली। अब तो खाना सारा खत्म हो रहा है हमारा, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा हमारे पास, ठीक है। और ये क्या किया इसने, इवन 2-2.5 महीनों के बाद, ठीक है, जाके एक दिन वो पक्का फैसला कर लेते हैं कि अब हमने इसको धक्का दे देना है, ठीक है, जहाज से समंदर के अंदर। और फिर वहां पे ना कुछ कव्वे, कुछ परिंदे उड़ते हुए मिलते हैं। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये दीवानों की तरह खुश होते हैं इसको देख के, क्योंकि कव्वे या परिंदे हमेशा वही होते हैं जहां पे इंसान होते हैं। तो अब इनको जो है ना वो इस वजह से, ठीक है, इसकी जिंदगी जो है ना वो बख्श देते हैं कोलंबस की। और ये क्या करता है, ठीक है, एट द एंड यहाँ से जाता जाता जो है ना, ये एक बहामस का जजीरा होता है, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर लैंड करते हैं जाके, ठीक है। बहामस का जो जजीरा होता है वहां पे पहुंच जाते हैं ये। अच्छा, बहामस के जजीरा वहां पे देखते हैं जाके, लोग देखते हैं तो लोग बिल्कुल ही सिविलाइज नहीं थे। यूरोपियंस ने इतने बड़े बड़े जहाज बनाए हुए थे, इतने तरक्की याफ्ता थे, लेकिन यहाँ के जो लोग थे ना वो बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं थे।
तो अब ना यहाँ के जो लोग होते हैं वो इतने मासूमियत से इन लोगों को देखते हैं, ठीक है, इनके जहाजों पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, और इनके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। लेकिन ये इनकी नीयत कहाँ अच्छी थी, मतलब ये तो, अच्छा इनकी नीयत भी अच्छी नहीं थी। मतलब कोलंबस की अगर हम बात करते हैं ना तो उसको हिस्ट्री में हीरो माना जाता अगर उसकी नीयत साफ होती तो। अब वो क्या करता है, ठीक है, वो यहाँ आता है और बहमस से उसके बाद फिर एट द एंड वो चला जाता है। और मतलब ये कि बहमस से, ठीक है, फिर ऑनवर्ड ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका डिस्कवर करके ना इसको क्या लगता है, ठीक है, कि मैंने क्या किया है, मैंने जो है ना वो इंडिया दरियाफ्त कर लिया। ये इसको इंडिया का ही नाम देता, अदरवाइज अमेरिका का नाम कोलंबस के नाम पे होता, ठीक है। तो ये कहता है कि मैंने तो इंडिया दरियाफ्त कर लिया। अब क्या होता है, ठीक है, जब ये कहता है कि मैंने इंडिया दरियाफ्त कर लिया है, सही है, तो उसके बाद फिर यहाँ के जो लोग होते हैं वो इनकी लैंग्वेज नहीं समझते, ठीक है, बहुत ही मासूम से लोग होते हैं। और वहां पे जाके, ठीक है, कुछ बहुत सारे लोगों को एट द एंड, शॉर्ट कर रही हूँ स्टोरी को, ठीक है, वहां पे जो है ना कत्लेआम करवाता है कोलंबस, ठीक है, वहां पे लोगों को कहता है कि मुझे सोना ढूंढ के दो, वहां पे लोगों को गुलाम बनाता है। बहुत सारे लोग वहां से उठाता है, उठा के उनको वापस लेके आता है यूरोप में। क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट यहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो रास्ते में ही मर जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो अमेरिकन के साथ यहाँ पे जो लोग होते हैं इनको रेड इंडियंस का नाम देता है ये, और बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक करता है, ठीक है। इवन लोगों से कहता है कि मुझे सोना ढूंढ के दो, ठीक है, मुझे गोल्ड दो, मुझे सोना ढूंढ के दो। बहुत ज्यादा लोगों का कत्लेआम, ठीक है। और ये सारी जो एपिसोड है ये जो है ना ये कोलंबस को जो है ना वो एक अच्छा हिस्ट्री में कोई अच्छा नाम नहीं देती। हालांकि देखें इसकी डिस्कवरी कितनी बड़ी थी कि इसने जो है ना वो इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा, ठीक है, ऑलमोस्ट आप समझे कि आधी आधी दुनिया, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका भी, दो कंटिनेंट्स, ठीक है, उनको जो है ना वो क्या कर दिया था, अपने मतलब उनको डिस्कवर कर लिया था। अच्छा इसके बाद फिर ना एक और होता है ट्रैवलर, एक और जहाजरान होता है, उसका नाम होता है अमेरिको, इस तरह से नाम होता है उसका, ठीक है। तो वो जब जाता है ना वो भी जाता है, ठीक है, बाद में पीछे पीछे जाता है, तो वो भी बाद में जो है ना वो ढूंढ लेता है इस जगह को। और ये पहली बार इंकशाफ करता है कि ये इंडिया नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये तो कोई नई लैंड है, तो इसको न्यू वर्ल्ड भी कहते हैं। तो आ, वो शख्स जो है, ठीक है, इसको फिर अमेरिका का नाम उसके नाम पे है। ओके, यहाँ पे मैंने वो एमसीक्यूज लिखे जो पेपर में आते हैं, ठीक है। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस जो है ना, ठीक है, वो बहामस के ऊपर लैंड करता है। और नॉर्थ अमेरिका को न्यू वर्ल्ड भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट देखें 1492। अब 1492 जो है ना, सोचेंगे ये बहुत पुरानी बात नहीं है, जब हम 10,000 साल बाद 10,000 साल की बात करते हैं कि भाई आई से 10,000 साल पहले खत्म हो गई थी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है, कि ये जो है ना ये जो लोग हैं, ठीक है, ये आप ये कहेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने साल बनते हैं, तकरीबन 5 साल बनते हैं। 5 साल पहले यानी कि हमें पता चला है कि भाई यहाँ पे अमेरिका और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे इंसान तो रहते हैं लेकिन वो इतने सिविलाइज नहीं है। फिर मैंने बताया कि रेड इंडियंस का नाम देता है इनको, ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो थे ना वहाँ के रहने वाले जो थे। अच्छा बात सुने, अब सवाल ये है कि अच्छा मुझे ये बताइए कि जी ये जो अमेरिका अमेरिका कैसे बना, इतना ग्रेट कैसे बना, सुपर पावर कैसे बना। 500 साल पहले तो यहाँ पे जो लोग थे, ठीक है, वो तो सिविलाइज्ड नहीं थे। तो ये फिर बाद में जो है ना अमेरिका को कोलोनाइज किया जाता है, इसको फ्रांस, रशिया, यूके, ठीक है, ये सब इसको कोलोनाइज करते हैं। और फिर यहाँ पे अंग्रेज आके आबाद होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझे यहाँ की डेमोग्राफी ही चेंज हो जाती है। अभी भी अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे कबीले हैं जो कि वही वहीं से, मतलब वैसे ही जो 500 साल पहले थे, ठीक है, वही वाले कबीले अभी भी हैं। लेकिन ऑब्वियसली, ठीक है, अब वहां की डेमोग्राफी ही चेंज है, तो ये जितने लोगों ने कॉलोनाइज किया था ये वहां जा जाके आबाद हुए बाद में। तो रेड इंडियंस जो हैं, ठीक है, ये क्या थे, ओरिजिनल वहां पे रहने वाले लोग थे। ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज होती हैं, कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका में। और जो लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, वो कौन सी है, वो कनाडा है। और स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, ठीक है, इसका नाम है सेंट किट्स एंड नेविस, एक जजीरा है ये। अच्छा उसके बाद पैरेलल लाइंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये बॉर्डर लाइन है बेसिकली। तो 17 पैरेलल लाइन जो है, ठीक है, सेपरेट करती है नॉर्थ वियतनाम को साउथ वियतनाम से, ठीक है। और उसके बाद जो है ना 24th पैरेलल लाइन जो है ना सेपरेट करती है पाकिस्तान को इंडिया से। 38th पैरेलल लाइन जो है ना सेपरेट करती है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से, ठीक है। 38 पैरेलल लाइन जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और 49 पैरेलल जो है ना वो कनाडा को यूएसए से।
ठीक है, पाकिस्तान वाली कौन सी है, 24th पे है। अभी हम चूंकि जो है ना वो पढ़े हैं नॉर्थ अमेरिका का मैप, तो इसमें जो है ना वो कनाडा और यूएसए आ रही है, जो कि 49th पैरेलल है। उसके बाद यहाँ की जो ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, यहाँ की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही। उसके लिए एक निमोनिक है, ठीक है, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, सही है, तो इससे आपको याद रह जाएंगे कि भाई क्या नाम था इनका। लेक सुपीरियर है, मिशिगन लेक है, ह्यूरोन लेक है, ठीक है, एरी है और ऑन्टेरियो है। ये 5 लेक्स आपने इनके ऐसे ही नाम याद करने हैं, तो ये यहाँ की क्या है, लेक्स हैं। उसके बाद लेक्स हैं 2 टाइप की होती हैं, एक होती है सॉल्टी वाटर लेक, एक होती है फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। जो सॉल्टी होती है ना उसमें से मतलब बहुत ज्यादा नमक होता है उसमें ऑब्वियसली। तो जो कैस्पियन सी है ना, ठीक है, उसको भी लेक कहते हैं, और ये भी क्या है, एक सॉल्टी लेक है, ठीक है। कुछ ये सी जो है ना वो लेक्स की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए इसको इसको लेक भी कहते हैं। तो कैस्पियन सी लेक जो है, ठीक है, ये क्या है, सॉल्टी वाटर लेक है। एरिया इसका कितना है, 3,71,000 किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि पेपर में ये भी पूछा जाता है, तो इसलिए ये भी मेंशन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ सब है, ठीक है। ये कैस्पियन सी लेक जो है ना, ठीक है, ये यहाँ पे है। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया एंड तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद अगर हम फ्रेश वाटर लेक की बात करते हैं, तो सुपीरियर लेक, ठीक है, और विक्टोरिया लेक। सुपीरियर लेक जो है वो 82,000 किलोमीटर उसका रकबा है। विक्टोरिया लेक की बात करते हैं तो 70,000 किलोमीटर क्या है उसका रकबा है। अच्छा, उसके बाद सुपीरियर लेक, विक्टोरिया लेक दोनों फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है। इनका मैंने एरिया साथ लिखा हुआ है। सुपीरियर का 82,000 और विक्टोरिया का 70,000। अच्छा, लेक और आइलैंड में क्या फर्क होता है, ठीक है। जो लेक होती है ना, तो ये झील जो होती है, ठीक है, उसके दरमियान में पानी होता है और साइडों में खुश्की होती है। जो आइलैंड होता है ना, दरमियान में खुश्की होती है, यानी कि एक जजीरा होता है और साइड में पानी होता है, आपको पता होगा ये बात, ठीक है। दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क के अंडर है। यहाँ पे जो है ना इसका कैपिटल का नाम है न्यूक। और यहाँ पे ना एक एथनिक ग्रुप बसता है जिसका नाम क्या है, कालालिट, ठीक है। पेपर में ये भी एमसीक्यू पूछा हुआ था। एरिया कितना है, 22 लाख किलोमीटर का इसका एरिया है। डेनमार्क के ये अंडर है, ठीक है। और ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया, सॉरी फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रीनलैंड है, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी। जो पापुआ न्यू गिनी है ना, ठीक है, ये कहाँ पे है, बेसिकली ये साउथ ईस्ट एशिया में है पापुआ न्यू गिनी, यानी कि जहाँ पे फिलीपीन वगैरह है, ठीक है, वहां पे। फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह वहां पे भी है। और इवन ये थोड़ा सा पार्ट इसका ऑस्ट्रेलिया साइड पे भी है, यानी कि आधा जो है ना वो उस साइड पे आता है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, और बाकी आधा जो है ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड जो है ना वो क्या है, बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया का, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो बोर्नियो आइलैंड है ना, ये डिवाइडेड है। ब्रुनाई दारुल इस्लाम के बारे में पता होगा आपको, ठीक है। हसन अल बाकिया उसके जो है ना वो क्या है, प्रिंस हैं, ठीक है, किंग है उसके बल्कि। और ये वही शख्स है, ठीक है, जो जिसके बारे में मतलब बहुत ही ज्यादा रिच हैं वो, ठीक है। और अपनी बेटी को सोने की कार, यानी सोने के टायर्स वाली जो कार थी ना वो गिफ्ट की थी उन्होंने। और अपने बेटे की भी शादी उन्होंने, आई थिंक पिछले साल 23 में आई थिंक की शादी हुई थी। और ब्रुनाई दारुल इस्लाम के अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है, यहाँ पे है बोर्नियो आइलैंड। फोर्थ पे फिर मेडागास्कर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइसलैंड जो है ना, आइसलैंड, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये इसका नाम है ग्रीनलैंड, लेकिन ये ग्रीन नहीं है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है। जो आइसलैंड है ना, इसका नाम तो आइसलैंड है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, ठीक है। तो ये दोनों ही नाम इनके चेंज होने चाहिए, बेसिकली बनता तो यही है। तो कैपिटल क्या है, ठीक है, आइसलैंड का रिकजाविक जो है ना वो आइसलैंड का कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बहुत ज्यादा क्लस्टर्स जब होता है ना, ठीक है, आइलैंड्स का बहुत ज्यादा क्लस्टर, यानी कि बहुत ज्यादा आइलैंड्स पास पास जमा हुए हुए हैं, उसको कहते हैं आर्कीप्लेगो, ठीक है, उसको आर्कीप्लेगो कहते हैं। तो लार्जेस्ट आर्कीप्लेगो जो इन द वर्ल्ड है वो क्या है, इंडोनेशिया, ठीक है, यानी कि 13,000 जजीरों पे मुश्तमिल है ये, सही है। उसके बाद बात करते हैं जी नॉर्थ अमेरिका के रेकर्ड्स कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये है कि लार्जेस्ट बॉर्डर दुनिया का जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा और यूएसए के दरमियान, ठीक है। और लेंथ कितनी है, 9,000 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है दुनिया की, ठीक है, वो कनाडा की कोस्ट लाइन है, उसकी लेंथ कितनी है, 2,02,080, ठीक है, 2,02,080 जो है ना वो उसकी लेंथ है। फिर लार्जेस्ट बे जो दुनिया की है ना वो कौन सी है, वो हुडसन बे है, और उसकी कितनी है, 900 फीट, ठीक है। लार्जेस्ट बे जो दुनिया की है ना वो हुडसन बे है। लार्जेस्ट गल्फ जो दुनिया की है ना, ठीक है, वो कौन सी है, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, सही है। अच्छा, बे क्या होती है, गल्फ क्या होती है, ये भी मैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे अलग से सारी शेप्स को। और लार्जेस्ट जो आइलैंड है दुनिया का, ठीक है, वो ग्रीनलैंड मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जो बे होती है ना थोड़ी बड़ी होती है, जो गल्फ होती है थोड़ी छोटी होती है, लेकिन मैं आपको इसकी शेप बताऊंगी आपको, ठीक है, कि बे क्या होती है और गल्फ क्या होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो क्या है, रॉकी माउंटेन रेंज है, सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज दुनिया की है, ठीक है। और लेंथ कितनी है, 4,800 किलोमीटर है। रिंग ऑफ फायर भी यहाँ पे है पैसिफिक ओशन में,
ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जलजले आते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वॉल्केनोस की, तो मैनुआ लुआ जो है ना, दुनिया का लार्जेस्ट वॉल्केनो, जो कहाँ पे, हवाई में है, जो कि क्या है, अमेरिका की ही एक जो है ना वो स्टेट है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, मैं आपको रिंग ऑफ फायर दिखा देती हूँ कि ये कहाँ पे है। मैप को अभी हम डिस्कस करेंगे मजीद भी, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मैप को। अभी हमने मैप को सही तरह से डिस्कस नहीं किया, सिर्फ स्टोरी डिस्कस की है। अच्छा, ये जो पिंक में मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ठीक है, ये वाला सारा, ये क्या है, ये रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्जले आते हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की ये वाली साइड, साउथ अमेरिका की भी इवन ये वाली साइड, ठीक है, और इधर से रशिया, इधर से जापान, ये सारी, और ये पैसिफिक ओशन है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज्यादा जल्जले आते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, बाकी कल को हम सेंट्रल अमेरिका भी डिस्कस करेंगे, इसकी सारी कंट्रीज भी डिस्कस। ठीक है। तो अगर अलास्का में 2 जुलाई है, तो अगर आप उसी दिन, ठीक है, साइबेरिया चले जाते हो या आप जापान चले जाते हो, तो आपको यहाँ पे 2 जुलाई नहीं बल्कि 3 जुलाई मिलेगा। ठीक है। ये एक इंटरनेशनल डेट लाइन है जिसको हमने, मतलब एक फर्जी लाइन है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती है, लेकिन यहाँ से गुजरती है। तो पेपर में जो एमसीक्यू आता है, ठीक है, वो यही आता है कि भाई इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो किन दो के दरमियान है। तो इधर से अलास्का है, ठीक है, इधर से क्या है, साइबेरिया है। यानी कि इधर से क्या है, ये एशिया है, ठीक है, और इधर से क्या है, अमेरिका है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो कि कनाडा, यूएसए और अलास्का, ठीक है, ये एक ही कंट्री है। आपको पता है अलास्का जो है वो यूएसए का पार्ट है। उसके बाद कनाडा है, कनाडा के बाद मैक्सिको है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, ये पैसिफिक ओशन है, इस तरफ क्या अटलांटिक ओशन है। यानी कि जो है वो यूएसए के लेफ्ट साइड पे पैसिफिक ओशन है, राइट साइड पे क्या है, अटलांटिक ओशन है। अच्छा, और इसके अलावा, ठीक है, आप यहाँ पे ना, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर। तो आप ये देख रहे हो कि कनाडा है, ये यहाँ पे कनाडा के बहुत ज्यादा क्या है, जजीरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। फिर ये यूएस है, ये मैक्सिको है। तो समझे कि एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें मेन ये तीन तीन कंट्रीज हैं। उसके बाद ये सेंट्रल अमेरिका आता है, ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिका आता है। सो इधर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये यूरोप है। यूरोप और अमेरिका के दरमियान क्या है, ये वाला अटलांटिक ओशन है। ये कुछ जजीरे हैं, ठीक है, अमेरिका के, ये वाले कुछ जजीरे हैं। और उसके बाद अगर हम देख, Hon sätter väck det. Hon sätter väck det. Det andra finns. Kärlek den andra lagde fram. Nej, det skulle sätta det. Ja. पलटा क्या खा लिया मोबाइल लो अपना, फजूल करे जा रहे हैं जी, ये भी हंस रही है। समटाइम माइक जो है वो इसलिए ऑन होता है कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कुछ भी डिटेल बताना चाहते हैं इवन, ठीक है, तो क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक इंसान जो है वो सीखने की राह पे होता है, ठीक है, कोई भी इंसान अकेले कुल होने का दावा तो नहीं कर सकता। तो ये ऑन रहे। मेरी इंटेंशन ये नहीं होती कि मैं आपकी आजादी जो है वो सलब कर लूं, बट अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, ये मुझे करना पड़ता है। सो उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, ये यूरोप है, ये क्या है, ये अमेरिका है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, हम देखते हैं जी, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी इसके बारे में, बाकी आज हम मजीद इसके बारे में जानेंगे। ओके। तो ये सारा हमने देख लिया था किस तरीके से आइस एज थी, ठीक है, पूरी दुनिया के ऊपर बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी, हर जगह पे बर्फ थी। तो किस तरीके से क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, ठीक है, साइबेरिया से आते हैं नॉर्थ अमेरिका, यहीं पे बस जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर 10,000 तक बाकी दुनिया से राब्ता इनका कट जाता है। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, जो कि जाता है किस लिए, कि भाई मैं तो इंडिया का रूट दरियाफ्त करूंगा, जो कि बाद में वास्को डे गामा करता है, ठीक है। तो कोलंबस आता है कि भाई मैं तो इंडिया का रूट दरियाफ्त करूंगा, ठीक है, और इस सब में जो है ना वो अमेरिका को दरियाफ्त कर लेता है। लेकिन उसको पता नहीं चलता कि भाई ये अमेरिका है, वो उसको इंडिया ही समझता है। और उसके बाद एक और शख्स आता है जो कि अमेरिका को बाद में अमेरिका बनाता है। और इसकी हेल्प कौन करता है, ठीक है, इटली इसकी हेल्प नहीं करता, स्पेन इसकी हेल्प करता है। स्पेन के किंग का नाम फर्डिनेंड होता है और क्वीन का नाम इस्बेला होता है। उसके बाद क्या होता है कि भाई ये बहमस का एक जजीरा जो है, ठीक है, वहां जाके 1492 में पहुंच जाता है, वहां पे 12 अक्टूबर को, ठीक है, इस नई दुनिया में। और यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस का नाम देता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लार्जेस्ट कंट्री नॉर्थ अमेरिका कौन सी है, कनाडा है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट जो है वो सेंट किट्स एंड नेविस है। उसके बाद फिर हमने कुछ बॉर्डर लाइंस डिस्कस की थी, ठीक है, फिर कुछ ग्रेट लेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। लेक आयरलैंड में क्या फर्क होता है ये हमने देखा था। हमने देखा था कि ग्रीनलैंड जो है, ठीक है,
जो कि अगर आप ग्रीनलैंड को देखो ना तो ये बिल्कुल समझे अमेरिका के पास है, लेकिन ये किसका है, ठीक है, इसके ऊपर डेनमार्क का कब्जा है। ट्रम्प ने एक कंट्रोवर्शियल बात भी की थी ग्रीनलैंड के बारे में, ठीक है, तो इसलिए ये आपसे इंटरव्यू में भी इसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है। सो उसके बाद जी पहले नंबर पे जो है, ठीक है, ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसका क्या था, न्यूक। एथनिक ग्रुप यहाँ पे एक रहता है। काला लेट एरिया कितना था, 22 लाख किलोमीटर स्क्वायर। डेनमार्क के अंडर है। सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड दुनिया का, ठीक है। ये फर्स्ट है तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी है। थर्ड कौन सा है, बोर्नियो है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने उस दिन डिस्कस कर ली हुई थी। ओके, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं सेंट्रल अमेरिका को, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, पहले तो इनको देखें। अच्छा, एक तो इनको करने का ना, निमोनिक आप बनाओगे, ठीक है, जो मर्जी कोई स्टोरी भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। बीकू एल्हो निकोपा, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो बी से क्या है, बेलीजे है, ठीक है, ग्वाटमाला है, एल सल्वाडोर है, हॉन्डुरस है, ठीक है, निकार गोवा है, कोस्टा रिका है, पनामा है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज कौन कौन सी सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं। निकार गोवा जो है ना वो लार्जेस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका का, और बेलीजे सबसे छोटा है। बरमूदा यहाँ पे क्या है, एक मिस्टीरियस प्लेस है, ठीक है, इसके इस साइड पे है, बल्कि मतलब आप समझे कि नॉर्थ अमेरिका से जो अटलांटिक ओशन है, ठीक है, वहां पे आती है बरमूदा। बरमूदा की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई कोई भी जहाज जो इसके मतलब इस एरिया में से गुजरते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं, उनका मलबा तक भी नहीं मिलता, ठीक है। ये एक ऐसी प्लेस है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कहानियां मशहूर हैं, ठीक है, इसी चीज को लेके। सो अभी तक भी हमें एक क्लियर, बिल्कुल क्लियर आंसर इसका हमें नहीं पता, ठीक है। हाँ, कुछ ये आंसर इस तरह से हैं जो साइंटिफिक आंसर हैं कि भाई यहाँ पे मीथेन गैस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जहाज यहाँ पे जो है वो बहुत गहरे डूब जाते हैं इनफैक्ट, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे गहराई काफी ज्यादा है, इस तरह से, इस तरह की कोई कहानी है। बट सही वाला जो आंसर है ना, जो सही बरमुदा ट्रायंगल का आंसर है, ठीक है, वो हमें अभी तक नहीं मिला। तो उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेस्ट इंडीज है, कैरेबियन आइलैंड कंट्री, ठीक है। और ये कहाँ पे, यानी कि वो वाली कंट्री जो कैरेबियन सी के साथ है, उसको क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज कहते हैं। फिर लैटिन अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा लतीनी अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, इन सबको लतीनी अमेरिका कहते हैं। सिवाय कनाडा और यूएसए को निकाल के बाकी सारे अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका भी साउथ अमेरिका भी। अभी हमारे पास जो मैप था वो नॉर्थ अमेरिका का था, साउथ अमेरिका का मैप ये नहीं था। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, सबको मिला के क्या कहते हैं इनको, यानी कि कनाडा और यूएसए को निकाल के इसको कहते हैं लैटिन अमेरिका। अब कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा क्या है, ओटावा इसका कैपिटल है। इसको लैंड ऑफ लिलीज भी कहते हैं, और इसको लैंड ऑफ मैपल लीफ भी कहते हैं। और कनाडा ने आजादी हासिल की थी किससे, यूके से हासिल की थी, कब, 1 जुलाई 1867 में, ठीक है, 1867 में, 1867 में यूके से आजादी हासिल की थी। उसके बाद ब्लू स्टार ऑपरेशन 1984 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या ऑपरेशन था, देखें, पाकिस्तान ने मुसलमानों ने क्या किया, पाकिस्तान हासिल कर लिया, ठीक है, इंडिया को भी आजादी मिल गई, तो सिखों को क्या मिला। अब सिखों की जो एक खालिस्तान मूवमेंट जो है ना वो अभी भी चलती है, जिसमें सिख जो है ना वो भी अलग होना चाहते हैं। तो ये जो खालिस्तान मूवमेंट, ठीक है, चल रही थी इंदिरा गांधी के दौर में भी। और क्या होता है इनके खिलाफ एक ऑपरेशन होता है, ब्लू स्टार ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कि बहुत उस टाइम पे पीएम इंदिरा गांधी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया की। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा सिख जो है ना वो क्या करते हैं, गोल्डन टेम्पल, ठीक है, एक गुरुद्वारा है इनका काफी फेमस, वहां पे जाके छुप जाते हैं। गोल्डन टेम्पल की बुनियाद हजरत मियां मीर ने रखी थी, ठीक है। और ये जो है लाहौर का ट्विन सिटी किसको कहते हैं, अमृतसर को कहते हैं, ठीक है। तो अब जो मोस्ट वांटेड सिख थे ना, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे छुप गए थे गोल्डन टेम्पल में। तो अब क्या होता है, ठीक है, ये लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ से छुप छुपा के कनाडा भाग जाते हैं। कनाडा इनको वेलकम करता है, क्योंकि ये किसान होते हैं, इनको फार्मिंग आती होती है, ठीक है। तो ये वहां पे जाके क्या करते हैं, बिल्कुल एक ग्रीन रेवोल्यूशन ले आते हैं, ठीक है, कनाडा में। जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन ले आते हैं वहां पे, ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि कनाडा में क्या है, अभी भी, ठीक है, न्यूज में रहती है ये सारी स्टोरी। तो कनाडा की वन ऑफ द बिगेस्ट लैंग्वेज है पंजाबी, ठीक है, इवन सेकंड, मतलब इंग्लिश के बाद सेकंड नंबर पंजाबी का है कनाडा में। और 1984 में क्या होता है, एक सिख बॉडीगार्ड क्या करता है, ठीक है, इंदिरा गांधी को कत्ल कर देता है, ठीक है। और उसके बाद इसका एक और सिटी, ठीक है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना हेडक्वार्टर किसका है, आईसीएओ का। आईसीएओ क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है, कनाडा का सिटी है। वैनकूवर, ठीक है, ये भी इसका एक सिटी है। एक पेपर में आई थिंक ये भी पूछा गया था वैनकूवर के बारे में, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट आप याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद यूएसए की बात करते हैं। तो यूएसए जो है वो
अच्छा, एक तो मैंने आपको यूएसए की स्टोरी सुनाई थी कि किस तरीके से आइस एज होती है, ठीक है, और आइस एज के बाद जो है ना वो इस तरह से चीजें होती हैं कि सारी दुनिया बर्फ में नहा जाती है, ठीक है, और फिर 10,000 साल तक दुनिया से रास्ता टूट जाता है और कोलंबस अमेरिका दरियाफ्त कर लेता है। अब एक और कहानी भी है इसके पीछे, ठीक है, वो ये है कि स्टार्ट में क्या था कि ये जो यूएसए था ना, ठीक है, ये यूके की कॉलोनी था, ठीक है, यूके की कॉलोनी था ये। इनफैक्ट जो है ना यूएसए पूरे का पूरा ये 13 कॉलोनीज थी यूएसए की। अब ना ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग यूनाइट हो जाते हैं, इनके आपस में भी नहीं बनती होती वैसे तो, लेकिन ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है, और यूनाइट होकर हम क्या करेंगे, जंग लड़ेंगे यूके के खिलाफ और हम आजादी हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इस तरीके से जो है वो ये जो 13 कॉलोनीज होती हैं, ठीक है, एक जंग जंग होती है और 13 कॉलोनीज क्या करती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है, और ये अ, उसके बाद अपनी मोनरो डॉक्ट्रिन देती हैं। मोनरो डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है, मोनरो डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि जो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है इसमें कोई और नहीं आएगा। यानी यूएसए क्या कहता है कि जो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना इसमें कोई और नहीं आएगा, कोई और आके इंटरफेयर नहीं करेगा इसमें, ठीक है। अब हम मतलब आजाद हो चुके हैं, यूके से हमने आजादी हासिल कर ली है, हम आपके कामों में दखल अंदाजी नहीं देंगे, आप हमारे कामों में दखल अंदाजी नहीं देंगे, ठीक है। सो दैट वाज मोनरो डॉक्ट्रिन। बेसिकली मोनरो डॉक्ट्रिन को के बारे में भी आपने पढ़ना है, ठीक है, एक बार अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके बारे में पेपर में इंटरव्यू में भी पूछा गया है। सो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यूएसए के फ्लैग की, तो 50 स्टार्स हैं जो कि 50 स्टेट्स को शो करते हैं, क्योंकि अब जो है ना 50 स्टेट्स हैं, लेकिन स्टार्ट में कितनी थी, 13 थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती है 50 हो गई। 13 स्ट्रिप्स हैं जो कि शो करती हैं कि भाई ओरिजिनली कितनी थी, 13 थी। यूएसए की लार्जेस्ट स्टेट जो है, ठीक है, एरिया के हिसाब से वो कौन सी, अलास्का है, जिसका एरिया कितना है, 17 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अलास्का को परचेज किया था, ठीक है, कहाँ यूएसए ने कहाँ से किया था, रशिया से किया था, और रशिया ने कोड़ियों के भाव अलास्का दे दिया था किस, अमेरिका को, 1867 में। अलास्का की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑयल में रिच है, गैस में रिच है, गोल्ड रिजर्व यहाँ पे हैं। और यूएसए प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन से थे, ठीक है, एंड्रयू जॉनसन थे, सही है। अब देखिए जब कोलंबस आता है ना अमेरिका, और वो आके क्या करता है, वो आके कहता है लोगों को मुझे सोना दो, ठीक है। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और लोगों को सोने के बारे में पता था, ठीक है, मतलब लोग यूज, उसके लोगों के पास सोना था और लोगों को उसके बारे में पता भी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके उनके पास कोई इतना अच्छा कोई मैकेनिज्म था जिससे कि वो सोने को निकाल पाते बहुत ज्यादा तादाद में। ओके, सो हवाई जो है ना वो क्या है, आइलैंड स्टेट है यूएसए की, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पर्ल हार्बर पोर्ट है। यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, पर्ल हार्बर अटैक होता है कब, 7 दिसंबर 1941 को, ठीक है। अच्छा, अब ये अटैक क्या था, कहते हैं जी कि पर्ल हार्बर जो एक अटैक हुआ था ना, ठीक है, ये एक ऐसा अटैक था जिसने यूएसए को क्या किया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया था। उससे पहले यूएसए इंटरेस्टेड नहीं था कि भाई मैं जो है ना सेकंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट बनूंगा, ठीक है। अच्छा, अम, अब ये है क्या, ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली इस तरह से है, ये जो पर्ल हार्बर का वाकया होता है, ठीक है, पूरे का पूरा यूं होता है कि जो जापान है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अटैक कर देता है, ठीक है, फिलीपीन के ऊपर। जापान जो है, ठीक है, फिलीपीन के ऊपर अटैक कर देता है, और फिलीपीन जो है ना, ठीक है, वहां पे क्या होता है, जापान को ना ऑयल चाहिए होता है, तो जापान क्या करता है, फिलीपीन के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि फिलीपीन को जो है ना वो क्या होता है, समझे कि अश्योरिटी दी होती है यूएसए ने, ठीक है, उस टाइम पे। तो अब जो है ना फिलीपीन पे हमले का मतलब क्या होता है, यूएसए पे हमला। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, कि 2400 यूएसए के फौजी जो है ना यहाँ पे मर जाते हैं इस सारे अटैक में। 2400 यूएसए के जो फौजी होते हैं वो यहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये यूएसए ने खुद ही करवाया था, ठीक है, ताकि वो जो है वर्ल्ड वॉर टू में जो है ना वो क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है और वो ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जो वर्ल्ड वॉर वन थी, क्या यूएसए उसमें शामिल था, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन है जो कि बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपसे मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी वो इंटरव्यू में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये मुझे आपने बताना है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, ये जो है ना बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, इसके बारे में अभी हम जो है ना वो नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ा कंटेक्स्ट बताना है इसका आपको, इसके बारे में हम जो है ना वो नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। अब कहते हैं जमाइका क्या है, ठीक है, जमाइका जो है ना जमाइका में जो है ना वो क्या है, स्प्रिंटर्स हैं। स्प्रिंटर्स कौन से होते हैं, तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं। पहले नंबर पे जमाइका आता है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ऐसे खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है।
जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ते हैं, सेकंड पे यूएस से आता है। कैसे पता है हमें कि भाई जमाइका में ऐसे लोग हैं? क्योंकि यहाँ पे उसैन बोल्ट रहता है। उसैन बोल्ट जो है ना, वो क्या था, वो क्या है, फास्टेस्ट मैन है दुनिया का, जिसने 100 मीटर की रेस जो है वो 9.5 सेकंड्स में जीती थी। उसके अलावा क्रिस गेल है, ठीक है, ये फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, जिसने क्या किया, सबसे अच्छे छक्के मारे हुए हैं, 550 छक्के तकरीबन मारे हुए हैं इसने, और ये भी क्या है, जमाइका का है क्रिस गेल। और सेकंड नंबर पे फ्रीदी है हमारा। फिर हेती की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्जले आते हैं, ये इस वजह से मशहूर है। बारबाडोस की बात करते हैं तो इसको कहते हैं आइलैंड ऑफ फ्लाइंग फिश, ठीक है, यहाँ पे उड़ने वाली मछलियां बहुत ज्यादा हैं। और इसके अलावा बारबाडोस की क्या है, रिहाना है, ठीक है, जो अंबानी की शादी पे भी आई हुई थी, इंटरनेशनल सिंगर है भी इनकी। उसके बाद ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की बात करें तो उसको लैंड ऑफ हमिंग बर्ड्स कहते हैं, ठीक है, और दुनिया में जो स्मॉलेस्ट बर्ड है, हमिंग बर्ड है वो, और ये दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल सेम स्पीड से उड़ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जी वर्ल्ड वॉर 2 की, 1939 से 45 तक हुई थी। एक तरफ था अलाइज ग्रुप, दूसरी तरफ था एक्सिस ग्रुप। अलाइज ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज थी? यूके थी, और यूके का साथ दे रहा था फ्रांस भी, नेदरलैंड भी। यूके के पीएम उस टाइम पे कौन से थे? विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। यूएसए में कौन था? ठीक है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था प्रेसिडेंट, ठीक है। यूएसए साथ में कौन था? जोसेफ स्टालिन था। उसके बाद जो है ना, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सिस ग्रुप की, ठीक है, तो एक्सिस ग्रुप में कौन कौन था? एक्सिस ग्रुप में बेसिकली जो थे, ठीक है, उनमें से एक जर्मनी, जर्मनी का अडोल्फ हिटलर, ऑब्वियसली ही वाज अ डिक्टेटर बेसिकली। उसके बाद इटली का मेजोलिनी था, ठीक है, ये भी एक समझे कि फाशिस्ट था, ठीक है। डिक्टेटरशिप क्या होती है, फाशिज्म क्या होती है, इनके बारे में भी बताती हूँ मैं आपको। डिक्टेटर बेसिकली ये होती है कि फौजी हुकूमत आ जाना, उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप, हर चीज डंडे के जोर पे होगी, ठीक है। फाशिज्म जरा उससे भी एक्सट्रीम फॉर्म है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि मतलब आप सिर्फ स्टेट का फायदा देखते हो, आप लोगों को कुर्बान कर देते हो स्टेट के लिए, और आप अपनी स्टेट के लिए किसी भी हद तक चले जाते हो, ठीक है, चाहे आपको उसके लिए अपने लोगों की ही क्यों कुर्बानियां देना पड़े। तो बेसिकली फाशिज्म ये है कि मजीद डंडे के जोर पे लोगों से काम कर, ठीक है, मजीद उसकी हॉरिबल फॉर्म है ये। उसके बाद जापान की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जापान में उस टाइम पे ना हरितो थे, ठीक है, जो कि किंग थे, मतलब किंगशिप थी जापान में उस टाइम पे। तो बेसिकली ये तीन ये राइस ग्रुप में कंट्रीज थी, एक्सिस ग्रुप में थी। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन का एक दौर आता है, ठीक है, 1929 से 41 तक, ठीक है, और ये मुझे आपने बताना है कि भाई ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया था, वजह क्या बनी थी। यानी पूरी दुनिया में समझे एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन चली गई थी। तो ऐसा भी क्या हो गया कि भाई पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन चली जाए, ठीक है, और ये टाइम पीरियड भी काफी लंबा है, 1929 से लेकर 41 तक। क्या कुछ ऑयल प्राइसेस का चक्कर था, क्या था सब कुछ, ठीक है, ये मुझे आपने बताना है। उसके बाद 12 अप्रैल 1945 को क्या होता है, ठीक है, डेथ हो जाती है किसकी? फ्रैंकलिन रोजवेल्ट की। और ये ओनली प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट हैं यूएसए के जो 4 बार आए हैं, इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और ये 32nd प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और 33rd फिर कौन से होते हैं? हेनरी ट्रूमैन होते हैं, ठीक है। 30 अप्रैल 1945 को क्या होता है, यानी कि फ्रैंकलिन के 18 दिन के बाद हिटलर साहब खुदकुशी कर लेते हैं। हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है? मेन कैंप। उसके बाद एटम बॉम्ब की कहानी, ठीक है, कि क्या होता है वर्ल्ड वॉर 2 में एटम बॉम्ब गिराए जाते हैं कि भाई जो है वो 6 अगस्त 1945 में क्या होता है, ठीक है, हिरोशिमा पे गिरा जाता है, ठीक है, उसका नाम होता है लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को क्या होता है? नागासाकी पे गिरा जाता है, जिसका नाम क्या होता है? फैट मैन। 1.5 लाख ऑलमोस्ट जो है ना 1.5 लाख की लागत आती है आई थिंक इसके ऊपर। इसको मैं कंफर्म करूंगी, मुझे लगता है कि मैंने शायद ना अ, वजन लिखा है, कितना वजन था इसका। अच्छा, यूरेनियम 235 यूज होता है किसमें? हिरोशिमा में। और प्लोनियम जो है ना वो यूज होता है किसमें? नागासाकी, नागासाकी में। यानी कि जो फैटमैन बना था ना, उसमें प्लोनियम यूज हुआ हुआ था, लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 यूज हुआ हुआ था, ठीक है। यूरेनियम 235 जो है ना वो यूरेनियम का एक आइसोटोप है। यूरेनियम का 236 भी होता है, 238 भी होता है। तो 238 अगर 1 किलो है, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 7 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन अगर यूरेनियम 238 1000 ग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम है, तो उसमें से 7 ग्राम सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम 235 निकलेगा। और इसी को यूरेनियम की इनरिचमेंट कहते हैं, ठीक है। अभी ईरान के बारे में इतनी बातें हो रही हैं कि भाई ये यूरेनियम इनरिच कर रहे हैं, ठीक है, ये वो, इनके पास तो किलोज में यूरेनियम इनरिच की हुई है, यानी यूरेनियम 235 इतनी ज्यादा है, ये तो जब चाहे बॉम्ब बना सकते हैं। तो बेसिकली उसके पीछे ये मैकेनिज्म है। इसके अलावा जो है वो एटम बॉम्ब के पीछे, ठीक है, फिशन चेन रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। फिर क्या होता है कि एक्चुअली ना ये जो है ना कपूरा पे गिराया जाना था, ठीक है, एटम बॉम्ब।
और कि भाई कपूरा पर गिराया जाएगा, लेकिन मौसम खराब की वजह से कपूरा में नहीं गिराया जाता और नागासाकी पे गिरा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 14 अगस्त 1945 को फाइनली जापान सरेंडर कर देता है। और यहाँ पे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, होता यह है कि जापान कैसे सरेंडर करता है। जापान इस तरह से सरेंडर करता है, ठीक है, कि ये ना एक ना मतलब सीआईए का एक पायलट पकड़ा जाता है। ठीक है, अमेरिकन पायलट एक पकड़ा जाता है। अब ना जापानियों को लगता है कि भाई इसके पीछे, इसके पास ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो थोड़ी बहुत उसने वो, क्योंकि उसको कैद कर लिया जाता है, ठीक है, तो वहां पर थोड़ा बहुत जो है ना, ठीक है, उसको पता चलता है कि भाई अच्छा ये कैपिटल है इनका, ठीक है, ये वो, इस तरह से। तो जब उसे इन्वेस्टिगेशन होती है तो अपनी जान बचाने के लिए उसे पूछा था कि भाई हाँ जी बताओ कि अमेरिका के पास और कितने बॉम्ब हैं। हकीकत में अमेरिका के पास कोई बॉम्ब नहीं होता, सिर्फ यही दो बॉम्ब होते हैं, ठीक है, जो वो चला देते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, लिटिल बॉय और फैट मैन। थर्ड कोई भी बॉम्ब नहीं होता। लेकिन वो कहता है कि अमेरिका के पास इस तरह के 100 बॉम्ब हैं। ठीक है, अच्छा वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर ये कहाँ पे गिराएंगे। तो इस तरह से यहाँ से पूछ पाछ के, ठीक है, थोड़ी बहुत जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो भी इसको मिलती है, थोड़े बहुत एक दो सिटीज के नाम इसको पता चलते हैं लोगों की जुबान से, ये इन्हीं के नाम ले देता है। ठीक है, और इस तरह से जापान क्या करता है, वो कहता है कि अगर तो 100 क्या उसे कहते हैं, अगर तो 100 है ना अमेरिका के पास जो है, अगर तो 100 के करीब जो है, ठीक है, मतलब टोक्यो उसको पता चल जाता है। ठीक है, जब जैसे जापान है तो उसका टोक्यो कैपिटल, उसको कहता है कि टोक्यो पे गिराएंगे ये वो, ठीक है, तो अब जापान कहता है कि नहीं, अगर तो 100 बॉम्ब है तो फिर तो समझो ये तो एक एक हर जगह पे मार देंगे। तो इस तरीके से जापान सरेंडर कर देता है, अदरवाइज वो सरेंडर नहीं कर रहा था। ठीक है, सो ये कहानी होती है बेसिकली इसके पीछे। और लार्जेस्ट स्टेट यूएसए की पॉपुलेशन के हिसाब से वो कौन सी, कैलिफोर्निया है। ठीक है, और लार्जेस्ट स्टेट जो दुनिया की है, जहाँ पे, सॉरी, लार्जेस्ट कैपिटल जो दुनिया का है, वो जो टोक्यो है जापान का। ठीक है, तो चलें जी यहीं तक रखते हैं, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और फिर बाकी जो है ना वो नेक्स्ट कल को पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक, समझ में आ गई हैं चीजें, पता चल गया कि किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको सारे खुद प्रोवाइड करूंगी, बस आप लोगों ने सिर्फ पढ़ना है, और आपने नोट्स को बार बार पढ़ना है। आयशा, आपका टेस्ट जो है वो होगा सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट होगा आपका। वो बेसिकली टेस्ट होगा, ठीक है, जो आपको, आप क्या करोगे उससे पता चल जाएगा कि भैया आपको कितनी तैयारी हो गई या कितनी नहीं हुई। सिंपल। चलिए ठीक है जी, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, आज क्लास को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज।